इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से वाइस वर्सा ये एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हैं और वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ऐसा हमें मैक्सवेल ने ऑब्जर्व करके बताया। अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा विच गिव्स राइज टू अ ट्रांसवर्स वेव नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ट्रांसवर्स वेव का मतलब ये है कि आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस जो होंगे वो आपकी वेव के डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होंगे। जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अगर आपकी वेव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट कर रही है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग प्रोपोगेट ऑसिलेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड जेड के अलोंग आपका ऑसिलेट करेगा। फंडा ये था कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब एक दूसरे को प्रोड्यूस करते चलते हैं और इस प्रोसेस में क्या बन जाती हैं? आपकी ईएम वेव्स बन जाती हैं। ये ऐसा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट दिया। मैक्सवेल ने जब एम्पियर सर्कुटल लॉ देखा तो उनको उसमें कमी नज़र आई और उसको उन्होंने कंप्लीट किया अपने अकॉर्डिंग, और उसमें उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड किया। साथ ही साथ उन्होंने गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैट्स, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, फेराडे लॉ, इन सभी तीनों चारों इक्वेशंस में मॉडिफिकेशंस किए और उनमें डिस्प्लेसमेंट करंट को इंट्रोड्यूस किया। डिस्प्लेसमेंट करंट वही है जो हम कहते हैं कि कैपेसिटर की चार्जिंग के समय बिटवीन द गैप ऑफ द कैपेसिटर होता है। जो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में गैप होता है, तो ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है वो एग्जैक्टली उतना ही होता है जितना कि आपका कंडक्शन करंट होता है वायर्स में। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के कंसेप्ट के बाद आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्टेंस में आई, क्योंकि मैक्सवेल ने चारों जो इक्वेशंस थी प्रीवियस उनमें मॉडिफिकेशंस किए। मैक्सवेल ने यह भी बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये तब एग्जिस्ट करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करता है। जैसे कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो कंडक्शन करंट इन वायर उतना ही होता है जितना डिस्प्लेसमेंट करंट इन द गैप, और डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला भी दिया विच इज सी डी वी बाय डी टी। और ये चार हमारी इक्वेशंस हैं जिसमें मैक्सवेल ने अपना एडिशन किया और उन्होंने कहा कि ये इनकम्प्लीट इक्वेशंस हैं और इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड करने की ज़रूरत है। जैसे गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैक्सवेल एम्पियर सर्कुटल लॉ। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उनकी कैरेक्टरिस्टिक की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि वो ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब मैंने आपको ऊपर भी समझाया कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा वो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा, मतलब ई और बी के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में होगा, यानी इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से वेरी करते हैं फेस में। अगर हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन y में, तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखेंगे z में, क्योंकि आपकी वेव जो प्रोपोगेट हो रही है ईएम वेव वो x डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। वेव का स्पीड दिया जाएगा ओमेगा बाय के से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं वो ट्रैवल करते हैं वैक्यूम में विद स्पीड ऑफ लाइट c, और c का वैल्यू जो है वो दिया जाता है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट से, और अगर मीडियम है तो 1/√μ एप्सिलॉन से। यहाँ पे म्यू आपकी परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम है और एप्सिलॉन आपकी परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का रेशो भी आपको सी देता है। इनकी पीक वैल्यूज़ का रेशो भी आपको सी देता है। इनकी आरएमएस वैल्यूज़ का रेशो भी आपको सी, यानी स्पीड ऑफ लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स साथ में एनर्जी कैरी करती हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं एक पॉइंटिंग वेक्टर एस से। पॉइंटिंग वेक्टर एस का वैल्यू होता है 1/μ0 ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी कैरी करते हैं तो इसमें कुछ मोमेंटम भी होता है, और मोमेंटम की वजह से ये प्रेशर भी एग्जर्ट करते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ अ साइनसोइडल प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिफाइंड एज द एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर टेकन ओवर अ साइकिल। तो यहाँ सबसे पहले तो आप स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला याद रखिए। दूसरा पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला याद रखिए जो हमें बताता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया। इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी के लिए हम इसको क्या करते हैं, एवरेज कर लेते हैं। कहाँ के लिए? वन साइकिल के लिए। तो वन साइकिल के लिए जब हम इसको एवरेज करते हैं तो इसका वैल्यू हमें मिलता है c/2 μ0 bm स्क्वायर,
या EM स्क्वायर। EM और BM आप समझ रहे हैं ना, मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ से आप इनके फॉर्मूला याद रख लें। ध्यान रखना कि बस आपका 2 म्यू नॉट सी डिनोमिनेटर में आएगा EM के केस में, और BM स्क्वायर के केस में आपका C जो है ऊपर आएगा। वैसे आपको एक फार्मूला याद है तो एक के साथ एक फ्री वाली स्कीम यहाँ चलती है, क्योंकि EM को आप क्या लिख सकते हो भाई, EM बाय BM C होता है, तो EM को आप लिख सकते हो BM इंटू सी। EM स्क्वायर करोगे तो C स्क्वायर BM स्क्वायर, तो ऑब्वियसली C नीचे से कैंसिल होके आ जाएगा। तो कोई एक फार्मूला भी अगर आपको याद है तो आप दूसरा फार्मूला अपने आप लिख सकते हो, पर उसके लिए पहला फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। अब मैंने आपको बीच में बताया था कि रेडिएशन प्रेशर की बात हम करने वाले हैं, क्योंकि हमारी वेव्स के पास एनर्जी है। एनर्जी है तो मोमेंटम है, मोमेंटम है तो चेंज इन मोमेंटम है, फोर्स है तो प्रेशर है। रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, रेडिएशन प्रेशर के दो केस बनते हैं। पहला केस हमारा बनता है जब हमारा रेडिएशन टोटली एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, यानी इनिशियल मोमेंटम होता है, फाइनल मोमेंटम ज़ीरो होता है, क्योंकि जो रेडिएशन फॉल करता है वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होता। इस केस में आपका रेडिएशन प्रेशर दिया जाता है I/C से, जहां I इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है और C स्पीड ऑफ लाइट है। अगर आपका रेडिएशन कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होता है तो उस केस में क्या होगा, आने वाला मोमेंटम अगर p है तो जाने वाला मोमेंटम -p होगा, चेंज 2p होगा, यानी I/C की जगह क्या आ जाएगा, 2I/C। तो रिफ्लेक्ट हुए तो 2I/C, एब्जॉर्ब हुए तो I/C। ये जो फंडामेंटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, इनका फंडामेंटल सोर्स जो होता है जिससे कि ये प्रोड्यूस होती हैं, वो होता है आपका ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। एक्सेलरेटिंग की बजाय ऑसिलेटिंग ज़्यादा बेटर वर्ड है। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज ही आपका ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो फिर आपका ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और ये हमें कहाँ मिलता है ऐसा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हमें मिलता है रेडियो वेव्स एमिटेड बाय एन एंटेना फ्रॉम द कंटिन्यूस ऑसिलेशंस ऑफ चार्ज विद इन द एंटेना स्ट्रक्चर। जो एंटेना होता है उससे वेव्स ऐसे ही बनती हैं कि उसमें आपका चार्ज जो है उसे ऑसिलेट कराया जाता है, और उस चार्ज के ऑसिलेशन से आपकी वेव्स राइज करती, क्योंकि उसके साथ एसोसिएटेड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो आपके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करती हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में। इलेक्ट्रिक वेक्टर जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, यही आपका ऑप्टिकल इफेक्ट्स के लिए जिम्मेदार है, इसी वजह से इसको लाइट वेक्टर भी कहते हैं। तो हम एक्चुअल में अपना ऑप्टिक्स वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो ऑप्टिक्स वाले पार्ट के पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम देखते हैं, क्योंकि ये हमें बेसिक बताता है, जहाँ से फिर हम लाइट की तरफ बढ़ते हैं। तो लाइट वेक्टर किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर को हम लाइट वेक्टर कहते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट की। हर्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंट था वो पार्शियल प्रोडक्शन ऑफ EM वेव्स का एक्सपेरिमेंट था। इसमें हर्ट्ज ने, जैसा कि हमने पढ़ा, एंटीना में क्या होता है आपका चार्ज जो है उसको ऑसिलेट कराया जाता है, उसकी मदद से EM वेव्स बनते हैं। तो यहाँ हर्ट्ज ने क्या किया, LC ऑसिलेशन सर्किट को काम में लिया। इसमें इसने जो इंडक्टर लिया वो कॉइल था, और लूप था, और यहाँ पे जो कैपेसिटर लिया गया वो स्फेरिकल कैपेसिटर लिया गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, इनपुट है, इंडक्शन कॉइल है। तो यहाँ पे आपके LC ऑसिलेशन से चार्ज का ऑसिलेशन रिसीव हुआ, और चार्ज के ऑसिलेशन से आपने सिग्नल ट्रांसमिट भी किया और रिसीव भी किया। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट हुई वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की थी, 100 मेगाहर्ट्ज़ की। वो किसका रिजल्ट थी, रिजल्ट ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फ्री चार्ज, जो कि यहाँ लूप में आपका ऑसिलेशन ऑफ चार्ज हो रहा था। लूप किसका था, जैसा कि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, आपका इंडक्टर जो है वो चार्ज होता है, फिर वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करता है, उसकी वजह से चार्ज फ्लो होता है, कैपेसिटर चार्ज होता है, फिर आपका इंडक्टर डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब लो ऑन एनर्जी हो जाता है, उसकी सारी एनर्जी किस में स्टोर हो जाती है, कैपेसिटर में। तो इस तरीके से चार्ज जो है वो कैपेसिटर टू ऑसिलेटर आपका मूव करता रहता है। तो ऐसे ऑसिलेटिंग चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाई हर्ट्ज ने, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 100 मेगा हर्ट्ज थी। इसकी मदद से हर्ट्ज ने क्या किया, हर्ट्ज इसकी मदद से वेव्स को डिटेक्ट कर पाए यूजिंग अ सिंगल लूप ऑफ वायर, जिसमें कि उन्होंने अपना जो खुद का स्पार्क गैप था उसी की मदद से उन्होंने वेव को डिटेक्ट किया। ये रिसीवर का काम कर रहा था जो स्पार्क गैप था,
और स्पार्क इसमें इंड्यूस्ड होती थी अक्रॉस द गैप रिसीविंग इलेक्ट्रोड पे, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीवर किससे मैच करती थी, आपके ट्रांसमीटर से मैच करती थी, यानी रेजोनेंस की कंडीशन की बात हो रही है। उस केस में क्या होता है कि रिसीवर जो है वो ट्रांसमीटर से आपकी जो वेव आती है उसको डिटेक्ट कर लेता है जब वो ट्यून हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आपको एफएम भी प्ले करना होता है तो आपको सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे अपना चैनल लगाना पड़ता है। वो फ्रीक्वेंसी सेट करने का पर्पज़ ही ये होता है कि आप उसको सेम उसमें लाना चाहते हो, सेम मोड में लाना चाहते हो, ताकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाए और आपका जो सिग्नल ट्रांसमिट होके आया है उसको आपका रिसीवर डिटेक्ट कर पाए, उन वेव्स को वो डिटेक्ट कर पाए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।